स्टैटिक्स में और उसका एक पोर्शन पढ़ लिया था जिसमें 5.1 आ रही थी, एक क्वेश्चन वहाँ से अपना बनने वाला था। उसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। 5-6 दिन पहले उसको ख़त्म किया था, उसके बाद से कोई लेक्चर नहीं आया स्टैटिक्स का। तो अब 2-4-5 दिन लेक्चर अपन डाल के और ये यूनिट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसी के अंतर्गत ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। थोड़ी से 1-2 आर्टिकल है पहले, उसके बाद में अपन एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। और एग्ज़ाम में केवल और केवल एग्जाम्पल आते हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल का पोर्शन उठा के देखोगे, जैसे 2020 के अंदर, 2019 में, 19 और 20, उससे पहले तो पेपर अपना था ही नहीं ये स्टैटिक्स से, अभी जुड़ा है। इसकी जगह सी प्रोग्रामिंग चलता था अपना। तो 2019 और 20 का अगर आप पेपर उठा के भी देखोगे स्टैटिक्स के 4th यूनिट और 5th यूनिट का, तो केवल एग्जाम्पल आते हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अभी आप एक हेडिंग बनाइए, अनंत समतल पर सीमांत संतुलन। अनंत समतल पर सीमांत संतुलन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत संतुलन, लिमिटिंग कंडीशन, उसके बारे में तो पढ़ लिया था अपन ने कि जब अपना पिंड बिल्कुल खिसकने की स्थिति में होता है तो उसे सीमांत कंडीशन कहा जाता है। लेकिन अब एक नया वर्ड आ गया, अनंत समतल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों इनक्लाइंड प्लेन। क्या कहा जाता है? इनक्लाइंड प्लेन। अब इनक्लाइंड प्लेन क्या होता है तो मैं एक बार एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जैसे देखो कि ऐसे ये तो अपना हॉरिजॉन्टल है, ये अपना क्षैतिज है, और ये एक प्लेन और है। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। अब ये वाला जो प्लेन है वो नीचे वाले प्लेन के साथ किसी कोण पे झुका हुआ है, मान लो अल्फा कोण पे झुका हुआ है। तो इस प्लेन को, ये ऊपर वाला जो प्लेन है ना, उसको कहा जाता है अनंत समतल। क्या कहा जाता है? अनंत समतल। तो अनंत समतल की अगर डेफिनेशन देखना चाहे तो अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लेन जो क्षैतिज के साथ में किसी कोण पे झुका हुआ हो। दोबारा सुनना, एक ऐसा समतल जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के साथ किसी कोण पे झुका हुआ हो, अनंत समतल कहलाता है। क्या कहलाता है? अनंत समतल कहलाता है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? अच्छा, अनंत समतल की जगह बहुत बार ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है, नत समतल। अनंत लिख दो या नत लिख दो, एक ही बात है। तो एक आर्टिकल है कि यदि कोई पिंड अनंत समतल पर रखा हुआ है, यदि कोई पिंड अनंत समतल पर रखा हुआ है तथा सीमांत संतुलन की स्थिति में है, मतलब बिल्कुल फिसलने वाला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तथा सीमांत संतुलन की स्थिति में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बोला जाता है सीमांत संतुलन को। सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तब समतल का कौन सा समतल? ये अनंत समतल का क्षैतिज से झुकाव का मतलब ये एंगल। तब समतल का क्षैतिज से झुकाव घर्षण कोण के तुल्य होता है। घर्षण कोण के
तुल्य होता है। ये अपना आर्टिकल है। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक पार्टिकल है और पार्टिकल अपना यहाँ पे रखा हुआ है। मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ओके। एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये समतल है, इस समतल का क्षैतिज से झुकाव कितना है? इस समतल का क्षैतिज से झुकाव है वो क्या है? एल्फा। क्षैतिज से झुकाव कितना है? एल्फा। और घर्षण कोण अपन जानते हैं कितना होता है? लैम्डा। तो अपने को ये बताना है कि एल्फा का जो मान है वो किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। अपने को ये बताना है यहाँ पे कि एल्फा का मान है वो लैम्डा के बराबर है, राइट। देख लो आप कि यदि कोई पिंड आनत समतल पे रखा हुआ है तथा सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तब समतल का क्षैतिज से झुकाव घर्षण कोण के बराबर होता है। ये तो समतल का क्षैतिज से झुकाव है और ये लैम्डा है घर्षण कोण। अपन क्या करेंगे कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं, एक बार इन सारे फोर्स को मैं बनाता हूँ। भाई ये पिंड है यहाँ पे, अब ये पिंड यहाँ पे है तो ये तो अपना प्लेन है, और आपको पता है जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है जिसको अपन नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, वो हमेशा प्लेन के क्या लगता है? परपेंडिकुलर। अपना पार्टिकल रखा हुआ है, जिस प्लेन के ऊपर रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और ये पिंड का भार W, ये पिंड का भार W, ये वर्टिकली नीचे की तरफ होता है हमेशा, जिसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगता है पिंड का भार W, राइट। अब बताओ पिंड जो है वो इस प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, और ये प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन है, वो एल्फा कोण से झुका हुआ है। एल्फा कोण से झुका हुआ है तो ये पिंड नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। पिंड नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो बताओ, ये तो इधर तो पिंड की मोशन होगी, ये तो पिंड की गति की दिशा है, और ये अपना जो म्यू आर, जो फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, अधिकतम घर्षण बल जो उत्पन्न होगा म्यू आर, उसकी डायरेक्शन है। क्योंकि आप जानते हो कि अधिकतम घर्षण बल जो म्यू आर होता है वो हमेशा पिंड की गति का विरोध करता है, पिंड की गति के अपोजिट लगता है। तो अगर मैं नीचे की तरफ इस पिंड की गति बताऊं, जैसा कि दिख रहा है एल्फा कोण पे झुका हुआ है, तो नीचे की तरफ अपना पिंड गति करेगा तो म्यू आर इसके अपोजिट लगेगा, राइट। अब ये एल्फा है तो ये 90, तो ऑटोमेटिक ये 90 माइनस एल्फा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ आर को, ताकि एंगल लिखने में आपकी सुविधा रहेगी। अब बताओ ये एल्फा, ये 90 तो ये 90 माइनस एल्फा, और ये इतना, ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन, ये डॉट डॉट वाली रेड लाइन और ये ब्लू लाइन, ये पूरा 90 दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 90 दिख रहा है, और ये 90 माइनस एल्फा है तो ऑटोमेटिक ये एंगल कितना हो गया? एल्फा हो गया। और मैं यहाँ इसको भी बना देता हूँ, ये एंगल है अपना 90 माइनस एल्फा या π/2 माइनस एल्फा, राइट। क्योंकि ये एल्फा, ये π/2 माइनस एल्फा, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल एल्फा हो जाएगा। ये 90 है, ये एल्फा है, तो ये 90 माइनस एल्फा। जितने भी एंगल पॉसिबल थे वो मैंने सारे बना दिए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज लिख लेता हूँ। तो माना कि W भार का, W भार का एक पिंड ये रफ सरफेस है भाई, तभी तो फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है। तो माना कि W भार का एक पिंड रुक्ष आनत समतल पर, ये आनत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है। सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है।
माना कि डब्लू बार का एक पिंड है वो रुक्सानत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है, तो पिंड के कौन कौन से बल कार्य रहते हैं ये तो चित्र में ही दिख गया कि डब्लू है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, जो कैपिटल आर है नॉर्मल रिएक्शन है वो प्लेन के लंबवत होगा, म्यू आर है वो प्लेन के अनुदिश है, आनत समतल के अनुदिश ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। तब पिंड पर निम्न बल कार्यरत हैं। तब पिंड पर निम्न बल कार्यरत हैं। पहला, पिंड का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, पिंड का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। दूसरा जो है वो नॉर्मल रिएक्शन R, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, ये क्या है, आनत समतल के लंबवत, आनत समतल के लंबवत। और तीसरा जो है घर्षण बल म्यू आर, आनत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर, घर्षण बल म्यू आर आनत समतल के अनुदिश आप वीडियो को लाइक किया करो भाई। आनत समतल के अनुदिश से ऊपर की ओर। और ये चीज़ें ना लिखो तो भी कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन लिख दिया करो क्योंकि डायग्राम के अंदर सब कुछ मैंने दर्शा दिया है। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँगा, आप इसको देख लो, कोई डाउट है तो बताइए। अपने को लैम्बडा बराबर अल्फा बताना है। लैम्बडा तो अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण कोण है, और अल्फा है जो अपना इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है वो है अपना अल्फा। तो मैं क्या करूँगा कि जो ये बल हैं इनको समतल के अनुदिश और समतल के लंबवत घटकों में वियोजित करूँगा। तो मैं लिखता हूँ बलों को समतल के अनुदिश व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, जो भी बल है उनको समतल के अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित करो भाई। अब देखो, अब ये समतल है, समतल के अनुदिश ऊपर की ओर तो लग रहा है म्यू आर, और ये डब्लू का इधर घटक आप लोगे तो ये इधर लगेगा, तो इसका इधर घटक लोगे तो वो बनेगा डब्लू कोस, या फिर सीधा आप ऐसे करो, ये डब्लू है, डब्लू का इधर डब्लू कोस अल्फा है तो ये डब्लू साइन अल्फा हो गया। यहाँ आप एंगल ये काम में लेते हो π/2 माइनस अल्फा, तो फिर बात वही है, निकल के आएगा अपना डब्लू साइन अल्फा। तो कहने का मतलब ये डब्लू है तो आप इसको लिख सकते हो डब्लू कोस अल्फा, और यहाँ पे लिख सकते हो आप इस डायरेक्शन में जो लगेगा उसको लिख सकते हो डब्लू साइन अल्फा, राइट। तो ये डब्लू का इधर घटक ऊपर की तरफ तो म्यू आर हो गया, तो इस म्यू आर को बैलेंस कौन कर रहा है, ये डब्लू साइन अल्फा कर रहा है, इक्वेशन 1। ये नॉर्मल रिएक्शन आर। अब बताओ, ये समतल के लंबवत ऊपर की तरफ आर, तो समतल के लंबवत नीचे की तरफ इसके जस्ट ये, तो ये कौन सा है, डब्लू कोस अल्फा, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो कुल मिला के मैंने क्या किया कि समतल के अनुदिश ऊपर नीचे की तरफ वालों को बैलेंस कर दिया, ये और आर को डब्लू कोस अल्फा से बैलेंस कर दिया। और ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो,
तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, 2 का 1 में भाग दे देते हैं। नाउ बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसका इसमें भाग दोगे तो म्यू बराबर, इधर भी भाग जाएगा, डब्लू कैंसिल होगा, तो टेन एल्फा, म्यू बराबर टेन एल्फा। और अपन जानते हैं म्यू होता है, वो अपना होता है, म्यू को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू को कहा जाता है घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। और जब ये चैप्टर चालू हुआ था तब मैंने बताया था घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में रिलेशन होता है, म्यू बराबर होता है टेन लैम्डा, राइट। तो म्यू की जगह यहाँ टेन लैम्डा पुट करूँगा, तो टेन लैम्डा बराबर टेन एल्फा, क्योंकि ये चीज़ मैं जानता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों आ गया अपना लैम्डा बराबर एल्फा, या एल्फा बराबर लैम्डा लिख सकते हो। इसका मतलब इनक्लाइंड प्लेन जो है वो कितने एंगल पे झुका हुआ है, वो लैम्डा एंगल पे झुका हुआ है। और जो लैम्डा का मान है, लैम्डा का मान है वो एल्फा के बराबर है, और लैम्डा को कहा जाता है घर्षण कोण। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी पिंड को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखना है, अगर किसी भी पिंड को आनत समतल के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखना है, तो उसका एंगल जो आनत समतल का 37 के साथ जो एंगल है उसको आपको घर्षण कोण के बराबर बनाना पड़ेगा, उसको घर्षण कोण के बराबर बनाना पड़ेगा। अगर आपने घर्षण कोण से ज़्यादा एंगल पे इसको झुका दिया, इस लाइन को इधर कर दिया ज़्यादा, तो फिर ये आपका पार्टिकल है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसको म्यू आर जो अपना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी नहीं रोक पाएगा इसको नीचे गिरने के लिए, इसको नीचे गिरने से म्यू आर भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपने इस एल्फा का मान लैम्डा से बड़ा कर दिया तो फिर पिंड आपका नीचे गिर जाएगा। तो कुल मिला के पूछा जा सकता है, ये आर्टिकल छोटा सा आर्टिकल था, इसमें जो इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल एल्फा है उसको घर्षण कोण के बराबर बताना था। आप देख लो, आप वीडियो को लाइक करो भाई। अब एक आर्टिकल और है छोटा सा, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।